हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव बाय स्टडी एट होम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए कैसे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। टोटल ये 10 क्वेश्चन है और टॉप मोस्ट 10 है, एग्जाम में आए हुए हैं। बिल्कुल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट मेथड वाले तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है सरता के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, 3 बच्चे हैं तो सिंपली आप पहले एक बच्चा, ये 2 और 3 ये लिख लो। उसमें बोला है पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो हमें तो कुछ पता नहीं है। तो इस सेंटेंस को पकड़ेंगे कि पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा कौन सा? पहला। किससे? दूसरे से। कितने साल? 5 वर्ष। तो अगर ये x का होगा तो ये x प्लस 5 का होगा। ठीक है, अब बात आती है, आगे बोला गया है तीसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो ये x का है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम इसे x माइनस 4 लिखेंगे। देखो ये x माइनस 4 है, ये x है, तो दूसरा बच्चा इससे 4 वर्ष बड़ा हो गया। तीनों का योग दिया है, अगर हम तीनों को जोड़ दें और किसके बराबर रख दें, योग के। योग कितना दिया है? 22 दिया है। जोड़ लो x और x और x, ये हो गया 3x और 5 प्लस के और माइनस के 4, प्लस का 1 होगा। जब प्लस का 1 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और 22 में से 1 घटेगा तो कितना निकलेगा? 21। 3x बराबर 21। तो यहां से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 7। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। जब x की वैल्यू 7 है तो ये कितने का होने वाला? 7 5 12, ये 7 का और ये 3 का। सबसे बड़े बच्चे की जो आयु होगी वो कितनी होगी? 12 वर्ष। बहुत ही सिंपल है, तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस पर कितना ब्याज होगा? इसे देखते हैं। किसी धन पर 2 वर्ष में 10% की ब्याज से जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 90 रुपए। तो ट्री मेथड से करते हैं इसे। ट्री मेथड क्या होता है, मान लो कोई धन होगा, हमें नहीं मालूम क्या होगा। 2 साल में 90 रुपए ब्याज हुई है, तो पहली साल की ब्याज 45 रही होगी और दूसरी साल की ब्याज भी 45 रही होगी, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष का समान होता है। 2 साल की ब्याज 90 तो 1 साल की 45 होगी। अब ये 45 और ये भी 45। पूछा है उसी धन पर 2 साल के लिए 10% की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो रेट कितना दिया? 10%। अब आप ये बताइए, पहली साल का ये है और दूसरी साल का ये है, अगर इसका 10% निकालें तो कितना आएगा? 4.5। और ये जो टोटल होगा
ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है। तो 45 45 90 और 4 94, 94.5 होगा। तो उसी टाइम में उसी रेट में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा? 94.5। अगर आप इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरा तरीका देख लीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो टाइम दिया है 2 वर्ष और दर दी है 10%। तो यहां से इसकी जो परसेंट होगी वो किसके बराबर होगी? ब्याज के बराबर होगी। तो 20% बराबर 90। क्वेश्चन में जो 2 साल की ब्याज दी है और ये भी 2 साल की ब्याज है, कितने के बराबर? 90। 1% की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी? 4.5। मूलधन क्या होता है? 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो 4.5 में भी किसका गुणा होगा? 100 का। और यहां से मूलधन निकल के आ जाएगा हमारा 450। ठीक है, 450 है मूलधन। अब आपको बताना है कि 450 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो नेट रेट निकालना है आपको। नेट रेट 2 साल की बात है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। रेट कितना था? 10। तो 10 प्लस 10 प्लस 100 बट्टे 100, यहां से ये निकलेगा 21%। नेट रेट निकल के आ गया 21%। तो 450 का 21% ही तो ब्याज हुआ होगा। तो निकाल लेंगे 450 गुणा 21 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से काट दो ये 9 बार और 5 से काट दो 2 बार। 9 गुणा 21 बट्टे 2। इसको जब काटेंगे आप तो यहां से निकल के आएगा 189 बट्टे 2 और वही क्या होता है? 94.5। यही आंसर है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोई तार 35 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तीय लूप के रूप में है। यह तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कोई तार होगा, तार है ये 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय लूप, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 35 सेंटीमीटर। तार है ये तार वृत्ताकार में, वृत्त के आकार में है और जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है। यदि तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? अब इस तार को हमने वर्ग बना लिया। कैसा कर लिया? वर्ग के रूप में ऐसे बना लिया। तो आपसे ये भुजाएं पूछिए कि ये इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी। तो आप बताइए इसकी जो परिधि होती है वो किसके बराबर होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35। ये यहां से कितना निकलेगा? 220। 22 दूनी 44 पंजे 220। जो तार हुआ उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 220। तो तार को हमने ये रूप दे दिया तो क्या ये टोटल जो होगा वो 220 के बराबर नहीं होगा? और वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4a। तो 220 को किसके बराबर रखेंगे? 4a के। और यहां से a बराबर निकालेंगे 55। कितना निकला? 55। वर्ग की जो भुजा होगी वो
55 की होगी, 55 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है और वाई उसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकता है। तो दो व्यक्ति हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स एक काम को 25 दिनों में खत्म कर सकता है और वाई उसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक्स चला जाता है। अकेले वाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करता है? तो यहां से हम इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 100। ये जो एलसीएम आ गया वो क्या है? टोटल वर्क। अब इनकी क्षमता निकालेंगे तो 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 20 का भाग 100 में 5 बार। एक्स की जो क्षमता आ गई वो 4 आ गई, मतलब एक दिन में ये कितना काम करता है? 4। और वाई एक दिन में कितना काम करता है? ये क्या है? टोटल काम। और ये एक दिन का काम। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 9, ये दोनों का एक दिन का काम। अब बोला गया है उसमें दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। अगर दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया होगा तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 45। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया तो इन्होंने 5 दिन में 45 काम कर दिया होगा। काम था 100, 45 कर लिया, अब काम बचा 55। काम कितना रह गया? 55। आगे बोला है उसने अकेले भाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा। अकेले भाई काम कितना रह गया? 55। किसे करना है? भाई को। एक दिन में काम करता है 5 और 55 काम है तो कितने दिन में कर देगा? 11 दिन में। तो भाई शेष काम को कितने दिन में कर देगा? 11 दिन में। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं, किसी व्यापार में ए 10,000 रुपए 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपए कुछ समय के लिए निवेश करता है। यदि ए तथा बी का लाभ समान है तब बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया? देखिए इसे, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिंपली हम करना क्या होता है, क्या करते हैं कि इनके जो निवेश का और टाइम का जो रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो होता है। कहने का मतलब एक ने लगाए हैं 10,000 रुपए कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए पहले ने। दूसरे बंदे ने लगाए हैं 18,000 रुपए एक्स महीने के लिए, हमें नहीं मालूम कितने महीने के लिए लगाए। तो इनके निवेश का दोनों का रेशियो जो होता है वही लाभ का रेशियो होता है और लास्ट में बोला गया कि इनके लाभ समान है। तो इसके लाभ का जो इसका जो लाभ होगा उस इसके निवेश और टाइम का गुणनफल ही इसका लाभ होगा। ऐसे ही इसने जो निवेश किया और जितने टाइम के लिए किया उनका गुणनफल ही इसका लाभ होगा। तो यहां से इन दोनों को बराबर रखेंगे क्योंकि दोनों का लाभ बराबर है। तो जब रेशियो निकालते हैं हम तो 0 तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। ये 10 गुणा 5 बराबर 18 गुणा एक्स, ये इसका लाभ है और ये इसका लाभ है। दोनों का लाभ बाद में बराबर बताया गया। यहां से एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? 5। 9 महीने के लिए। इसने जो अपना वो लगाया है टाइम 9 महीने के लिए, ये जो 10,000 रुपए लगाया है वो 9 महीने के लिए आया।
तो यहां से ये हो गया 10 90 18 90। एक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 5। जो दूसरे लड़के ने जो इसमें निवेश किया था वो कितने महीने के लिए किया था? 5 महीने के लिए। पूछा क्या है? तब बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया? तो बी ने 5 महीने के लिए पूंजी निवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? इन क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक नया तरीका ढूंढा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6। हमने एक लाइन बढ़ा दी। वैसे हम इसको नहीं लिखते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 1/5 होता है 20% ए, और 30% 3/10, और ये 1/6। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, इसको आप पलट के लिख दो, कुछ भी मत करो। यकीन नहीं होगा आपको, मुझे भी नहीं हुआ था पहले। इसको आप पलट के लिख दो। कैसे कैसे लिख दे सर? ऐसे। सी 5C 10/3 बी और 6/1 सी। जब नीचे कोई हर में होता है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं और उसका ऊपर गुणा कर देते हैं। तो जब 3 का ऊपर गुणा होगा तो ये होगा 15, और ये होगा 10, और ये होगा 18। यही रेशियो होगा। ये जो रेशियो है वो किसका है? ए रेशियो बी रेशियो सी। बहुत अच्छा तरीका है। 10 सेकंड जब लगेंगे जब ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना होता है? जो होता है उसे लिख लो, उसको पलट के लिख दो, और फिर हर है तो हर का गुणा कर देते ऊपर, बस रेशियो निकल आया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन करते हैं। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 50% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा? 10% और 5% की वृद्धि हुई है। पी है एक इसमें और एक क्यू है। एक बंदा है पी और दूसरा बंदा है क्यू। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया? ये 4 दिया है और ये 3 दिया है। पी और क्यू के वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा? अच्छा, ये 4 है, ये 3 है। अब इसका वेतन 4 है, इसका वेतन 3 है। इसमें 10 की हुई है, इसमें 5 की हुई है। तो इसमें अगर 10% बढ़ाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हम इसे 400 कर लें और इसे 300 कर लें? अब देखो, अगर इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो 400 का 10% कितना होता है? 40। तो टोटल इसका जो वेतन हुआ होगा कितना हुआ होगा? 440। इसमें 5% की हुई है, इसमें 5% की हुई है। 5% 1/20, तो ये कितना हुआ होगा? 315। कैसे हुआ? 300 का 5% 15, 300 और 15 315। इसमें रेशियो पूछा है, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30 और 5 से 3 88:63। इसका जो रेशियो है वो 88:63। बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं जिनमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष एवं लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। या संपूर्ण स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? कोई बात नहीं है, करते हैं इसे भी। टोटल छात्र कितने दिए हैं? 600। लड़कों की औसत आयु कितनी दी है? बॉयज की औसत आयु दी है 12 वर्ष, गर्ल्स की दी है 11 वर्ष। संपूर्ण स्कूल की औसत आयु, संपूर्ण स्कूल की 11 वर्ष 9 माह, 11 वर्ष 9 माह, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? सबसे पहला जो काम होगा, अब इसमें क्या है, देखो एलिगेशन से करेंगे इसे। तो 11 वर्ष 9 माह को हम पहले वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। तो 11 वर्ष पूरे हैं और 9 माह को जब वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे। ये हो गया 11 सही 3/4, 47/4। अब देखो बॉयज की है, एलिगेशन से करेंगे। यहाँ बॉयज, यहाँ गर्ल्स और यहाँ संपूर्ण स्कूल। बॉयज का एवरेज 12, गर्ल्स का क्या है 11 और टोटल स्कूल का कितना है 47/4। अब इसमें आप देखते कि 12 बड़ा है या ये, तो 4 का भाग देंगे तो ये 4 से 12 चौक 48। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, इसको हम इसमें गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि घटाने में हमें दिक्कत हो रही है। तो इसे यहां ना लिख करके हम इन दोनों में क्या करना, गुणा। अब ये हो गया 48 और ये हो गया 47। इसका अंतर कितना आएगा 1। ये 44 और ये 47, इसका अंतर कितना आएगा 3। तो जो रेशियो निकल के आया 3 और 1 का निकल के आया। लड़के और लड़कियों में जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल गया 3 का और 1 का। और टोटल छात्र कितने दिए हैं 600 और टोटल यहाँ पे रेशियो में छात्र कितने होंगे 4। तो 4 बराबर 600 और 1 रेशियो की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 150। पूछा क्या है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या रेशियो में कितनी है 1 और 1 बराबर आया कितना 150। तो यही तो 150 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 150 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप करके देख लो 10 सेकंड में, नहीं हो तो इधर देख लो। एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, एक वस्तु बेची है 1920 रुपए में, तब जो लाभ प्रतिशत हुआ है वो लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, यहां पर कुछ लाभ हुआ होगा और यहां पर हानि हुई होगी। तो यहां जितने परसेंट लाभ हुआ है उतने परसेंट हानि हुई है। कहने का मतलब यहाँ का लाभ और यहाँ की हानि दोनों बराबर है। मान लो यहाँ लाभ हुआ होगा, उसे मान लिया मैंने 5%, तो 5% ही हानि हुई है, दोनों बराबर है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? तो ये क्या है विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे और नीचे भी क्रय मूल्य रखेंगे तो ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालेंगे, क्या होगा लाभ, और लाभ बट्टे सीपी क्या होता है परसेंट लाभ ही तो होता है, लाभ प्रतिशत बराबर। हानि कब निकालते हैं? जब सीपी में से विक्रय मूल्य घटाएंगे और किसके रेस्पेक्ट में सीपी। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ही तो हानि होती है और
हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य का भाग देते हैं। अब यहां से कर लीजिए इसे, सीपी से सीपी कैंसिल, 1920 प्लस 1280 बराबर 2CP। ये कितना हो गया, 3200। 3200 बराबर 2CP और CP यहां से निकल के आ गया 1600। पूछा क्या है उसमें, वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके। कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके। तो CP 1600 है और 25% का लाभ लेना है इस पे, तो इसका 5/4 निकाल दो ना। 25% क्या होता है, 1/4, 4 पे 1 का लाभ, मतलब कि 5/4। 1600 का 5/4 निकाल दो तो कितना निकल गया यहां से 2000। उस वस्तु को हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 2000 में, तब उस पे 25% का लाभ होगा। आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं एक, हो गए 10। तो 10 क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं टोटल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।